नमस्कार, मैं मीनाक्षी श्रीयान और आप देख रहे हैं लेफ्ट राइट सेंटर। और आज हम बात करेंगे बिहार के कृषि मंत्री के दिए हुए उस बयान के बारे में जिसने पूरे बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी। सर, आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्या समझ के ये बयान दिया होगा? देखिए, कुछ समझ के बयान नहीं दिया होगा, जब बातें समझ में नहीं आई होगी तब ये बयान दिया होगा, जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है। 2 चीज़ें इस बयान से मुझे लगता है कि संदेश देने की कोशिश की गई है। पहला संदेश तो ये है कि और एक ऑब्ज़र्वेशन मैं कह रहा हूँ कि एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट होने के कारण मेरा जो एक ऑब्ज़र्वेशन है कि कहीं न कहीं आरजेडी और जेडीयू के बीच में जो ये सरकार बनी है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं अब खींचतान शुरू हो गई है। और ये जो इंडिकेशन है, क्योंकि ये इतिहास में पहली बार हुआ है बिहार के इतिहास में, जब किसी भी कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री के अपने ही मंत्रिमंडल के सदस्य ने मुख्यमंत्री की खिलाफत की है या यूं कहें कि बगावत की है। सीधे तौर पे ये बगावत है, क्योंकि उन एक मंत्रिमंडल का जो सदस्य होता है वो मुख्यमंत्री के अंदर अंदर में होते हैं, मुख्यमंत्री के अंडर में काम करते हैं, और उनके खिलाफ आज तक किसी ने भी मंत्रिमंडल के भीतर में कुछ भी नहीं बोला है। और न सिर्फ सर बगावत, बेबाक तरीके से बात बेबाक अपनी तरीके रखी से है। अगर 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 बयान पे कहें, एक तो एक तरीके से तो उन्होंने कहा है कि बयान दिया कि भाई मैं हमारे विभाग में यानी कृषि मंत्रालय में जितने भी अधिकारी हैं सब चोर हैं और मैं चोर का सरदार हूँ, मैं सरदार चोरों का सरदार हूँ। तो इसका मतलब मुख्यमंत्री जो है, चूंकि उनके सरदार हैं, तो मुख्यमंत्री जो है वो चोरों के सरदार हुए। हाँ, ये भी उन्होंने कहा है कि बिल्कुल, मेरे क्योंकि नीचे वाले चोर हाँ हैं, मैं उनका सरदार हूँ और मेरे भी सरदार हाँ, हैं। मेरे भी सरदार हैं, यानी मुख्यमंत्री को चोर कहा गया है। अगर आप सीधे तौर पे कहें तो मुख्यमंत्री को चोर कहने के लिए उन्होंने अपने मातहत अधिकारियों को पहले चोर कहा, अपने आप को चोर कहा, उसके बाद बोला कि भाई अब मेरे मालिक आप हैं तो आप भी चोर हो। यानी आप कह सकते हैं कि अली बाबा 40 चोर की कहानी मुझे याद आ रही है। तो बिहार में मुझे लग रहा है कि अली बाबा 33 चोर, क्योंकि 33 सदस्य हैं उनके। तो एक अली बाबा नीतीश कुमार है और उनके जो मंत्रिमंडल के जितने सदस्य हैं वो सारे उनके चोर हैं। और बिहार का हाल क्या होगा वो आप समझ सकते हैं कि हालांकि पहले हम लोग बिहार की चर्चा करते थे जब भी, तो शुरुआत क्राइम से होती थी कि भाई अपराध बढ़ रहा है। और अभी पिछले दिनों बेगूसराय में जो हुआ बीती रात, जी सर। जो लगातार आधे घंटे तक अपराधियों ने सड़क पे घूम घूम के फायरिंग की, ऐसा लग रहा था कि कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर जो है बिल्कुल कहें जो गड्ढे में खत्म हो चले गए, चुका है। खत्म में कुछ है ही नहीं लॉ एंड ऑर्डर ऐसी चीज। और अपराधी खुलेआम मोटरसाइकिल में बैठ करके और हथियार जो है आग्नेयास्त्र चला रहे हैं। उसी जहां पर बेगूसराय में ये हुआ, मोकामा उसके पास ही है। मोकामा में अनंत सिंह इससे पहले जो है AK-47 से फायरिंग कर चुके हैं, जिसपे उनको सजा भी हुई है अभी। लेकिन डरते नहीं है जो अधिकारी हैं वहां पे, वो अधिकारी डरते नहीं है कि भाई मुझे अगर आज हम गोली मार दिए किसी को, अगर हम आज डकैती कर लिए, अगर हम कोई छेड़खानी कर दिए, तो लॉ एंड ऑर्डर भी कोई चीज है, पुलिस हमें पकड़ेगी, सजा हो सकती है। तो डर भय जो है वो वहाँ के लोगों के दिमाग तो से। सर, इसका जिम्मेदार आप किसको मानेंगे? देखिए, इसका जिम्मेदार मैं अभी के जो हालात हैं उसमें पूरी तरीके से मैं पॉलिटिकल लोग जो हैं वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि जनता ने वोट इनको नहीं दिया था जिनकी अभी सरकार है। हम्म। अगर हम जनता को जिम्मेदार तब मानते हैं जब जनता की चुनी हुई जनता की सरकार चुनी जो है हुई वो सरकार ऐसी करती होती है। जनता ने वोट किसको दिया था? जनता ने एनडीए को वोट दिया था, बीजेपी और जेडीयू को वोट दिया था। लेकिन सरकार अभी कौन चला रहे हैं? जेडीयू और आरजेडी, यानी जिसको विपक्ष में रहने का जनादेश मिला था वो अब सरकार में बैठ करके सरकार चला रहे हैं। तो यही होना था। ये कहें कि ये बदकिस्मती है बिहार की जनता की कि उन्हें ये सारी चीजें झेलनी पड़ रही है। वरना जनता ने जो उनको मैंडेट का जो अधिकार है लोकतंत्र में, सरकार चुनने का अधिकार, तो उन्होंने सरकार तो सही चुना था। लेकिन अब किस्मत खराब है तो क्या कहें? जब जब किस्मत खराब होता है तो ऊँट पे चढ़े को भी कुत्ता काट लेता है। तो मुझे लग रहा है कि बिहार की जनता की हालत जो है ऐसी ही है। ऊँट पर बैठे थे लेकिन कुत्ता नीचे से आके काट लिया है उनको। तो सर, इनका जो ये बयान है सुधाकर सिंह जी का, ये आने वाले टाइम पे क्या असर डाल सकता है इनकी पार्टी पर? देखिए, इनकी पार्टी अब नीतीश कुमार के ऊपर में है कि नीतीश कुमार अब क्या एक्शन लेते हैं। क्या अभी तक नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया सार्वजनिक नहीं हुई है। नीतीश कुमार के स्वभाव को जैसा मैं जानता हूँ, वो चीज़ों को भूलते नहीं है। और निश्चित तौर पे ये मंत्रिमंडल से बाहर किए जाएंगे। नीतीश कुमार दबाव डालेंगे तेजस्वी यादव पे और लालू यादव पे कि इन्हें मंत्रिमंडल से बाहर किया जाए, क्योंकि अब चूंकि गठबंधन की सरकार है, सुधाकर सिंह जो है आरजेडी कोटे के मंत्री हैं, तो सीधे तौर पे जो है इनका बस उसमें चलता नहीं है। और जाहिर सी बात है, अगर जेडीयू कोटे के रहते तो बगावत करते भी नहीं। तो चूंकि आरजेडी कोटे के हैं इसलिए उन्होंने बगावत किया है। और बगावत करने के बाद 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो रहा है और अभी तक वो मंत्रिमंडल में शामिल है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं लालू यादव का यानी आरजेडी का, तेजस्वी यादव का संरक्षण प्राप्त है। और अभी देखिए, ऐसा होने, विवाद बढ़ने के बाद वो लालू यादव और राबड़ी देवी से मिलके भी आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल राइवलरी भी होगी और खींचतान होगी और गठबंधन में
सब कुछ अच्छा चल रहा है ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि सुधाकर सिंह का ये जो प्रकरण है ये भी बताता है कि गठबंधन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच में दूरियां बढ़ी हैं, आरजेडी और जेडीयू के बीच में गठबंधन जो सरकार बनी थी उसमें खींचतान हो रही है, और ये सुधाकर सिंह का प्रकरण जो है मुझे लगता है कि ये उसकी शुरुआत है। ये मामला अगर आगे बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि अब बीजेपी किस तरीके से रिएक्ट करती है इस पे, और नीतीश कुमार कैसे मानते हैं, क्योंकि देखिए अब पब्लिक डोमेन में आ गया। हालांकि पब्लिक डोमेन में आकर के सुधाकर सिंह ने कहा कि नहीं, कैबिनेट के भीतर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, कैबिनेट के भीतर में आप कुछ भी नहीं, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जो मंत्री जो हमारे जो लोग हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल उनके लोग हैं, हम लोगों के भी लोग हैं वहाँ पे, तो उन्होंने तो बताया है, जिनको बताया है चश्मदीद जो है वो भी उन लोगों ने भी बताया, जो लोग कैबिनेट में कवर कर रहे थे, बाहर में थे, कैसे निकल के गए वो भी बता रहा है। तो ये बात तो सत्य है, भले स्वीकार इस बात को आधिकारिक तौर पे कोई ना करे, लेकिन ये तो सत्य है कि कैबिनेट में इस तरीके की बातें हुई हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पे उसकी पुष्टि नहीं की जा रही है। लेकिन इस बात की तो पुष्टि बार बार कर रहे हैं ना सुधाकर सिंह कि हाँ, मेरे अधिकारी जो हैं, कृषि विभाग के जितने अधिकारी हैं वो चोर हैं, मैं चोरों का सरदार हूँ और मेरा सरदार भी चोर है। तो इसका क्या मतलब है? आप मुख्यमंत्री को चोर कह रहे हैं, आप अपने गठबंधन के सरकार के मुखिया को चोर कह रहे हैं, तो ये सरकार कितने दिन तक चलेगी? मुझे नहीं लगता है कि सरकार को चले। या तो नीतीश कुमार को नैतिक तौर पे इस्तीफा या तो उनका ले देना चाहिए, नहीं तो अपना दे देना चाहिए। तो सर आपको क्या लगता है कि आगे आने वाली सरकार किसकी हो सकती है? नहीं, आने वाली सरकार तो गठबंधन अगर ये टूटता है तो फिर नया गठबंधन तो मुझे नहीं लगता है कि तत्काल कुछ बनेगा। तो चुनाव में ही जाना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है पार्टियों का, तो नीतीश कुमार फिर से वापस बीजेपी के साथ तो आएंगे नहीं। तो ये गठबंधन अगर टूटता है, हालांकि मुझे नहीं लग रहा है टूटेगा नहीं। ये देखिए, स्वार्थ की राजनीति है ना, सब कमाने खाने के लिए सरकार में आए हैं। किसी को देश से या दुनिया से, समाज से, सरकार से तो राज्य से तो मतलब है नहीं। राज्य तो की जनता तो मारी जा रही है, वो तो अपनी किस्मत को रो रही है कि चुना था किसको और चुन के सरकार कौन चला रहे हैं। तो ये तो जनता की किस्मत है। तो लोग अच्छे बुरे के लिए तो लोग अपने अपने फायदे के लिए सरकार में आए हैं। दोनों आदमी में जो नीतीश कुमार और लालू यादव का ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन अपने अपने फायदे के लिए बनाया। तो सरकार तो नहीं गिरेगी, लेकिन नीतीश कुमार सुधाकर सिंह को बाहर करने का दबाव डालेंगे। कब बाहर होते हैं इस पर डिपेंड करता है कि सरकार कितने दिन चलती है। अगर मान लीजिए रिसीड हो गया, मामला आगे बढ़ा, नीतीश कुमार कहते हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री इसको मंत्री को बाहर करो, और लालू यादव कहते हैं कि नहीं, मेरे कोटे में बाहर नहीं करूंगा, तो खींचतान बढ़ेगी और आखिरी परिणति जो है वो सरकार टूटने पे जाएगी। सरकार गठबंधन अलग अलग हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन, फिर से चुनाव। तो सर आखिरी सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी बिहार पे अपना आधिपत्य जमा पाएगी, अपना मतलब सरकार बना पाएगी बीजेपी वहाँ पे? देखिए, ये जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन ये तो बीजेपी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस आधार पे अगर सरकार गिरती है तो एक एज जरूर मिलेगा बीजेपी को, और जो जनता है वो जनता देख लेगी, क्योंकि जितना अपराध बढ़ेगा, जितना करप्शन बढ़ेगा, उतना ज्यादा बीजेपी मजबूत होगी और जनता के बीच में बीजेपी की छवि अच्छी बनेगी। तो इसका फायदा तो देखिए, पॉलिटिकल पार्टी को फायदा और नुकसान चुनाव में ही होता है। तो अगर ये सरकार इस मुद्दे पे गिरती है तो इसका फायदा जो है वो निश्चित तौर पे बीजेपी को होगा। बीजेपी को सरकार अकेले अपने बूते बनाना ही चाहिए, क्योंकि संगठन बीजेपी के पास है, नेता उनके पास जो चेहरा है, चेहरा नहीं है। तो चेहरे की कमी के कारण इतने दिनों तक उन्होंने झेला है। तो मुझे लगता है कि अब चेहरे की तलाश जो है बीजेपी को पूरी कर लेनी चाहिए, और किसी भी एक चेहरा को आगे करके अपने संगठन का फायदा और मुद्दे और जो माहौल अभी बिहार में है उसका फायदा उठाते हुए अगर चुनाव होता है तो बीजेपी को पहले से तो ज्यादा सीटें आएंगी, ये बात तो तय है। सर आपकी नजर में कोई चेहरा है ऐसा बीजेपी का? देखिए, नित्यानंद राय जो है, नित्यानंद राय को बीजेपी चाहती है जो वो चेहरा बनाए। 2-3 कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है कि भाई यादव समुदाय से हैं, ओबीसी समुदाय से हैं और केंद्र में नेता, और मुझे लगता है कि नित्यानंद राय जो है वो एक अच्छा चेहरा हो सकते हैं। मतलब ये नहीं आप कह सकते हैं कि आप नित्यानंद के अलावा कोई चेहरा नहीं है, लेकिन अभी जो नित्यानंद राय हैं, अगर फॉरवर्ड में अगर किसी को लिया जाए, गिरिराज सिंह हैं, गिरिराज सिंह का नाम, लेकिन क्या जो बिहार की राजनीति का जो कॉम्बिनेशन है उसमें किसी फॉरवर्ड को चांस देंगे नहीं देंगे वो देखने वाली बात है। लेकिन अगर इनसे अलग होकर के अगर निर्णय लिया जाता है कि बिहार में अगर कोई चेहरा है तो गिरिराज सिंह जो है एक चेहरा हो सकते हैं, और उनके नेतृत्व में अगर उनका नाम आगे करके लड़ा जाए तो फायदा भी मिल सकता है इसका। सर अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुधाकर के बयान का बिहार की राजनीति पर क्या असर होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।